गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे न्याय और स्वतंत्रता। सामाजिक न्याय के लिए क्या है, जितने भी संघर्ष हुए हैं उनका आधार या तो स्वतंत्रता अथवा समानता की मांग रही है। अतः स्वतंत्रता और न्याय क्या है, परस्पर घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित है। न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता, तो यहाँ पे बताया गया है कि न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता किस प्रकार सहायक। तो न्याय का अर्थ है नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उचित अवसर प्रदान करना है। उचित अवसर एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता कहाँ संभव है, एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। समुचित वातावरण की उपस्थिति में अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की प्राप्ति में ही व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। यहाँ पे बोल रहे कि समुचित वातावरण है ना, अच्छे वातावरण की उपस्थिति में ही क्या कर सकते हैं, अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्याय की मांग है कि दोषी व्यक्ति को एक बार से अधिक दंड न दिया जाए, है ना। यहाँ पे न्याय की मांग है कि अगर किसी दोषी व्यक्ति को एक बार से अधिक उसको दंड न दिया जाए। किसी को गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति को अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा को अपनाने व समृद्ध करने की पूरी छूट होनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अतिरिक्त राजनीतिक स्वतंत्रताओं में मतदान करने, प्रत्याशी बनने तथा राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि न्याय की स्थापना के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं का होना यहाँ पे क्या है, आवश्यक है, बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता किस प्रकार सहायक और किस प्रकार की स्वतंत्रता अपनानी चाहिए, है ना। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता की सीमा कहाँ तक। वही समाज न्यायपूर्ण है जहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, है ना। यहाँ पे स्वतंत्रता की भी एक सीमाएं होती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्रता मिल गई तो आप कुछ भी कर सको, है ना। मतलब ये समाज है, तो समाज में हमको रहना है तो समाज के तौर तरीक़ों से रहना है ना। तो वही क्या है, वही न्यायपूर्ण जहाँ नागरिकों को क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ अगर हम स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं समाज में रहते हुए तो हमको उसके लिए क्या है, दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आवश्यक है और प्रतिबंधों के अभाव में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी स्थिति में न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः न्याय जहां यह मांग करता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाए, वहीं यह भी मांग करता है कि उन पर समाज की एकता, शांति और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध भी लगाए जाए। वास्तव में व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस प्रकार करना चाहिए कि समाज के दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कोई आघात ना पहुंचे। सभा करने और जुलूस निकालने की नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, किंतु रास्ता रोककर सड़क पर ही सभा करने की स्वतंत्रता न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को कोई भी व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय का चुनाव करने का मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता तो हो, किंतु अनैतिक व्यापार या प्रतिबंधित व्यापार करने की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रताओं पर ये प्रतिबंध न्याय की स्थापना के लिए ही लगाए जाते हैं ना। जहाँ स्वतंत्रता में अगर कुछ प्रतिबंध रहेंगे तभी तो वहाँ न्याय हो पाएगा, है ना। अब हम देखेंगे न्याय और समानता। न्याय में स्वतंत्रता के समान ही क्या है, समानता भी निहित है। अरस्तु, है ना, प्रोफेसर अरस्तु ने क्या बोले कि अरस्तु ने तो न्याय को ही समानता कहा है। यहाँ पे लास्की अपने शब्द बता रहे हैं कि समानता से तात्पर्य सभी को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना
है। न्याय की समानता के संबंध में न्याय की यह मांग है कि प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक समानता भी क्या हो, यहाँ पे उसको प्राप्त हो। अब है इसमें संरचनात्मक भेदभाव। तो संरचनात्मक भेदभाव में क्या है, न्याय के साथ समानता का गहरा संबंध है। किसी के साथ भेदभाव ना किया जाना ही न्याय है ना। परंतु पूर्ण समानता भी व्यवहारिक तथा वांछित नहीं है। न्याय का अर्थ है नैतिक दृष्टि से उचित अंतरों के आधार पर अनुपातिक वितरण। जो लोग धन, शिक्षा या सामाजिक स्तर की दृष्टि से एक जैसे नहीं हैं, उन्हें समान समझकर एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। शिक्षा या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए लोगों को अपने जीवन का सुधार करने के लिए विशेष सुविधाएं देने के लिए क्या करना चाहिए, भेदभाव किया जाना न्याय संगत है, नैतिक दृष्टि से उचित है और इसी को संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है। संरक्षणात्मक भेदभाव का उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग भी इस स्तर तक तरक्की कर ले कि वे अवसरों की समानता का लाभ उठा सके और समाज के अन्य वर्गों के साथ वास्तविक तथा समान रूप से मुकाबला कर सके और योग्यता का लाभ उठा सके, है ना। राज्य संरचनात्मक भेदभाव के द्वारा लोगों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में व्याप्त असंतुलन को समाप्त करता है। संरचनात्मक भेदभाव के अंतर्गत भारत में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व सेवाओं में आरक्षण, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था तथा बुढ़ापा पेंशन आदि के कदम उठाया है। अब हमें बताते हैं न्याय और नैतिकता क्या है। तो न्याय और नैतिकता में भी परस्पर संबंध होता है और ये दोनों मानव से संबंधित होते हैं। मानव एक विवेकशील प्राणी है। मानव का विवेक ही उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने संबंधों के लिए कुछ निश्चित मूल्यों की स्थापना करे। यही मानवीय मूल्य नैतिकता कहलाते हैं। मनुष्य की बुद्धि जिन सिद्धांतों को अंतिम मूल्य के रूप में स्वीकार कर लेती है वे नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। इस रूप में नैतिकता विवेकशील होती है। इसी प्रकार यदि न्याय की अवधारणा को लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक अंतिम न्याय सर्वव्यापी न्याय है जिसका आधार सर्वव्यापी नैतिक मूल्य है। दूसरा समाज विशेष में प्रचलित न्याय का विचार है जो उस समाज के नैतिक मूल्यों से प्रभावित व उनके द्वारा निश्चित किया गया है। प्रचलित न्याय का विचार है जो उस समाज के नैतिक मूल्यों से प्रभावित व उनके द्वारा निश्चित किया गया है। दूसरे शब्दों में न्याय की अवधारणा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नैतिकता पर आधारित है। नैतिकता और न्याय में समानता एवं अंतर विद्यमान है। नैतिकता एक ऐसा मूल्य है जो आंतरिक अधिक है, बाह्य कम, और नैतिकता मनुष्य के केवल बाह्य से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों व उद्देश्यों से भी संबंधित होती है। अतः नैतिक मूल्यों की पूर्ण स्थापना के लिए बाह्य कार्य व आंतरिक कारण दोनों का नैतिक होना आवश्यक है, जबकि दूसरी ओर न्याय की स्थापना के लिए बाह्य कारण आवश्यक होता है, क्योंकि न्याय का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण अथवा व्यक्ति के केवल कार्यों से संबंधित होता है।